जोहार, नमस्कार। देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक भारती और चित्तरंजन। देखिए, सदन चल रहा है। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और आज सदन के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। लेकिन इस कार्यवाही में आज के दिन पहली पाली में जो देखा, बहुत सारे सवाल ऐसे उठाए गए सरकार के सामने जो जवाब जिनके मिले उससे ये महसूस हुआ कि विपक्ष की जरूरत ही नहीं लगी सरकार को, क्योंकि जो सवाल विपक्ष को पूछने चाहिए थे, जिनके जवाब विपक्ष को दिए जाने चाहिए थे, वो सवाल सत्ता पक्ष के ही विधायकों ने पूछा। और सत्ता पक्ष की तरफ से जब जवाब आया, यानी मंत्रियों ने जब जवाब आया, तो कई बार सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि इस जवाब से वो संतुष्ट नहीं है। तो मुझे लगता है कि पहले कुछ बानगी आपको देख लेनी चाहिए। सुनाते हैं। खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित महोदय, एक तो मेरा प्रश्न था कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं होने से काफी उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है, लेकिन अभी तक 9 जगह अभी तक खाली है, जो सत्यापन वगैरह का मामला सरकार बता रही है, तो वो तो कर लेंगे। महोदय, मेरा मुख्य प्रश्न है कि सुदूर क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम से लोगों को राशन मिलता है, जहां नेट है ही नहीं। अब नेट नहीं होने से, टावर नहीं रहने से वहां बायोमेट्रिक सिस्टम, तो वैसे स्थिति में उपभोक्ताओं को राशन कैसे मिलेगा? तो माननीय मंत्री बताएं कि उसके लिए इन्होंने कौन सा कार्य योजना बनाया है जिससे लोगों को सही समय में राशन उपलब्ध हो सके। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हेमलाल मुर्मू जी का जो प्रश्न है वो खाद्य आपूर्ति विभाग प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के 260 में से 255 पद रिक्त था, जिसको महोदय हमने स्पेशल केस में नियुक्ति करवाया है महोदय। और राज्य में काफ़ी अभाव था एमओ का, और उस अभाव को कम किया गया। तो अभी रही बात, जहाँ तक 9 जो एमओ का प्रतिस्थापन नहीं हुआ है, वो जांच चल रहा है, और जैसे ही सत्यापित होगा उसको भी हम लोग बहाली कर देंगे। दूसरा इनका पूरक है कि क्या सुदूर एरिया में अनाज सही समय पर नहीं मिल रहा है। तो मध्य पहले 2G मशीन था, और सरकार की जो सोच है, सरकार की जो पारदर्शिता थी कि हम 2G को 4G कैसे करें, और महोदय इसमें काफ़ी होमवर्क करना पड़ा। उसके बाद जाके हम लोगों ने 2G को 4G में हमने तब्दील किया है, और हमें लगता है कि महोदय हर जगह ये मशीन अब पहुंच चुका है। जितने भी पीडीएस जो दुकानें हैं महोदय, सबको हम लोगों ने मशीन उपलब्ध करा दिया गया है। अब हमें लगता है महोदय ये दिक्कतें नहीं आएगी। अब जहाँ 2G था, अब 4G मशीन हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। सही समय पर नियमित तौर से अनाज वितरण किया जा रहा है महोदय। माननीय सदस्य, और कुछ पूरक है? हाँ महोदय, एक पूरक है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पारदर्शिता लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है? माननीय मंत्री जी। सर देखिए सर, हम लोग नियमित रूप से काम करते हैं सर, हम मॉनिटरिंग भी करते हैं। इस राज्य में लगभग 40,000 पीडीएस दुकान है महोदय। हम लोग ड्राइव भी चलाते हैं। कोई किसानों को, खासकर जो लाभुक को कोई कष्ट ना हो, तो जांच भी करते हैं, और जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई भी करते हैं महोदय। माननीय सदस्य, आप संतुष्ट हैं? देखिए महोदय, आज भी हकीकत यही है कि सुदूर क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को राशन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, और दोनों तरह की बात है। हकीकत यही है कि जब तक जनता में जागृति ना हो, वो भी समझता है कि मेरा डीलर के रहमो करम पर मिल रहा है, और इसीलिए 2 महीना के बाद भी जाता है तो 2 महीना का राशन नहीं मिला, तीसरा महीना का मिला। लेकिन इन तमाम सवालों को आखिर कौन इसको मॉनिटरिंग करेगा? मॉनिटरिंग करने वाला कौन होता है? मॉनिटरिंग करने वाला व्यक्ति जो भी होता है वो डीलर के साथ हो जाता है। हकीकत यही है महोदय। तो इसीलिए इनके पास ऐसा कौन सा तरकीब है जिस तरकीब से
वो राशन लोगों को सही समय पर उपलब्ध हो सके, ये चीज मेरा प्रश्न है। माननीय मंत्री जी। सर, ये पीडीएस जो सिस्टम है सर, वो और पारदर्शिता हम बना रहे हैं, ये बात सही है। माननीय सदस्य जी की जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है महोदय। पूर्व में अगर आप देखिएगा ये सिस्टम काफी लैप्सेस था, इसको ठीक कर रहे हैं महोदय। और जब जब हमको शिकायतें मिलती है तो डीसी के माध्यम से या फिर हमारे डीएसओ के माध्यम से या फिर एजीएम या फिर एमओ के माध्यम से हम लोग जांच कराते हैं। अगर माननीय विधायक जी को लगता है पर्टिकुलर कहीं पे कोई चिन्हित अगर बताएं, अगर कहीं गड़बड़ियां हुई है महोदय, तो हम जांच कराएंगे और जांच में अगर गड़बड़ी पाए तो उस पर हम दोषी पर कार्रवाई करेंगे। अजय महोदय, मैंने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि अनुदानित स्कूल कॉलेज को महोदय पहले सावित्रीबाई फुले का लाभ बच्ची लोग को मिलता था, लेकिन अभी इन लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है महोदय। इसलिए हम चाह रहे हैं कि माननीय मंत्री सरकार उत्तर दे कि पूर्व की भांति इनका भी छात्रवृत्ति सावित्रीबाई फुले का लाभ मिला जाए महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष सर, ये बहुत अच्छा योजना हमारे सरकार की है, इसको हम लोग मान सकते हैं। ये बच्चियों को पढ़ाई के लिए 8वां क्लास के बच्चियों को 2500, 9वां को 2500, 10वां को 5000 और 11वां को भी 5000 और 12 को 5000, फिर 18 साल पूरा होने पर फिर 20000, कुल 40000। तो ये बच्चियों को ड्रॉप आउट के लिए को रोकने और बहुत सारा योजना के लिए बहुत बेहतर है। तो हम लोग इस पर बहुत सिंसियर है कि ये कंटिन्यू और बेहतर तरीके से हो। सर, एक प्रॉब्लम इसमें आया है सर कि जो विकल्प में संकल्प में लिखा गया कि इस स्कूलों में, उसमें कॉलेज का जिक्र नहीं हुआ है। तो कॉलेज के बच्चे जो महाविद्यालय में हैं, उनको 11-12 में जो हैं उनको नहीं मिल पा रहा है ये इस योजना। इसके कारण संख्या में वे लोग वंचित हो रहे हैं। अभी 2024-25 में सर 7,28,000 को दिया गया था, फिर 25-26 में करीब 8 लाख को देने का योजना है, लेकिन अभी 6,51,000 का ही आवेदन है और आवेदन आ ही रहा है। उसमें 4,56,000 को भुगतान हुआ है। हमने विभाग से बातचीत किया कि इसको सिंसियरली आप ठीक करें, पाइपलाइन में है या क्या है, मगर इस कंप्लीट सभी बच्चों को मिलने हैं। तो उसने ये आश्वस्त किया कि हम लोग 2 से 3 महीने के भीतर कंप्लीट कॉलेज वाले को भी संशोधन कर लेंगे, कॉलेज को संकल्प में डाल देंगे, तो वो 9 लाख के करीब करीब बच्चियों का संख्या हो जाएगा और तब फिर सुविधा पूर्वक इसको कर पाएंगे। और जो बाकी है अभी 1.5 लाख के करीब, इसको भी उन लोगों ने कहा कि पाइपलाइन में मार्च तक पूरा कर देंगे। ये आंसर मिला है। चलिए, धन्यवाद। कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी 11-12 का और आपका महोदय, सरकार के उत्तर माननीय मंत्री बहुत अच्छे से दे रहे हैं। हमारा कहना है महोदय कि पूर्व में जब अनुदानित दर वाला स्कूल कॉलेज को मिल रहा था, वो कैसे वंचित हो गया महोदय? वो वंचित नहीं होना चाहिए। उनके बारे में इनका क्या विचार है महोदय, हम ये जानना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी, जो एडेड स्कूल है, जो एडेड संस्था है, तो उनके विद्यार्थियों को भी ये योजना का लाभ दे रहे हैं क्या? बोलिए। अनुदानित है स्कूल। हाँ, ठीक है। उनको सरकार की अनुदानित सभी स्कूल के बच्चों को दिया जाना है सर, सभी, इवन कल्याण के भी हैं तो उनको भी संकल्प में है कि उनको भी दिया जाना है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी कम हो गया होगा या नहीं हो पा रहा होगा या पूरा अभी प्रक्रिया में हो, मगर ये सभी बच्चियों को देना है सर। महोदय, सभी को देना है, इसलिए माननीय मंत्री जी से हम क्वेश्चन ही लाए हैं, क्योंकि सचिव से कई बार बात किए, बोला 1 सप्ताह में पोर्टल खुल जाएगा, लेकिन खुला नहीं महोदय। तब प्रश्न के माध्यम से लाया है सदन में। माननीय मंत्री ये बताएं कि कितना दिनों में वो पोर्टल खुलेगा जो अनुदानित दर वाले स्कूल कॉलेजों को इसका लाभ मिलेगा? माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन आने के बाद हमने सभी पदाधिकारियों से बातचीत किया सर, और उन्होंने कहा कि मार्च तक हम लोग सभी टोटल जितना आएगा, हमने स्ट्रिक्टली इस पर भी आदेश किया, मार्च तक कंप्लीट सभी को खत्म कर देंगे। कॉलेज वाली बात जो है, जिसको अभी वंचित है कॉलेज में, जो 11-12 में है, महाविद्यालय में है, तो उनके लिए 2-3 महीना लगेगा, उनके लिए एक प्रोसेस है उनके लिए। लेकिन जो फॉर्म भर रहे हैं उसको मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे, यही एश्योरेंस हमको मिला है।
चलिए धन्यवाद। हम हमारा क्वेश्चन है कि क्या ये वित्तीय वर्ष में सभी को मिलेगा, जो पूर्व के भांति जिन लोग को मिल रहा था जिस स्कूल कॉलेज को, उन लोग को क्या इस वित्तीय वर्ष में मिलेगा, पोर्टल खुलेगा महोदय? ये हमारा कहना। 3 महीना तो फिर वित्तीय वर्ष दूसरा हो जाएगा महोदय। नहीं, कॉलेज वाले थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, इस वित्तीय वर्ष में भी हो जाए तो लोगों का कल्याण हो सर, जाए। कॉलेज वाला नहीं हो पाएगा। कॉलेज में जो है, क्योंकि वो कैबिनेट में जाएगा सर, अच्छा, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन जो अभी एप्लीकेशन आया है उसको मार्च तक सब कंप्लीट हो जाएगा। 6,51,000 से 7 लाख ये कंप्लीट हो जाने के बाद महोदय सरकार के संज्ञान में है। सचिव महोदय से भी बात हम लोग किए थे, उनका कहना था कैबिनेट में जाएगा। तो महोदय कैबिनेट तो कई पार हो गया, कई होगा, ये चलते सत्र में भी कैबिनेट होगा महोदय। तो क्या आने वाला कैबिनेट में ये आएगा? माननीय मंत्री। हाँ, नेक्स्ट ये कॉलेज वाला मैटर है सर, जो माने जब जी। कैबिनेट जाना बाध्यता है सर। तो क्या इस चलते सत्र के बीच में अगर कैबिनेट हो तो विषय आएगा? जितना जल्दी हो सके हम लोग इसको लाए। 2 से 3 महीना का टाइम उनने कहा है। अगर आप चाहते हैं कि उससे जल्दी हो तो हम लोग उसको निर्देश कर सकते हैं कि यथाशीघ्र आप उसको संशोधन का प्रक्रिया करें और आगे बढ़ाएं। माननीय मंत्री काफी डायनामिक भी हैं और काम भी करते हैं। तो इसी बीच अगर चलते सत्र में अगर आएगा, अगर कैबिनेट का अगला कैबिनेट में हम लोग उसको संतुष्ट लाएंगे। चलिए, तो ये तस्वीर आपने देख ली। हमारे साथ चितरंजन और अभिषेक भारती हैं। भारती, ये आज बजट सत्र चल रहा है तो हम ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये पिछले कुछ महीनों से चल रहा है कि सरकार में शामिल जो जेएमएम और कांग्रेस है, इनके बीच की तल्खी सदन में दिखती है। पिछला भी जब सत्र चल रहा था वहां भी आपने देखा था, और कमोवेश यही नजारा आज दूसरे दिन भी देखने को मिला है। मतलब वो तल्खी हट क्यों नहीं रही? वो नाराजगी है या फिर इनडायरेक्टली कुछ कोई वॉर चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है सत्ता पक्ष के अंदर? तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। और उसके आगे की लाइन ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि अब अगर बैर नहीं है तो मोहब्बत भी नहीं है ना। तो अब समझिए, मैं आपको थोड़ा सा सही कर देता हूँ। आपने बोला ना कि जेएमएम और कांग्रेस की तल्खी है ना, यहाँ अब खतरे की कोई बात नहीं। जॉन ओलिया का शेर है कि यहाँ अब खतरे की कोई बात नहीं, यहाँ सभी को सभी से खतरा है। तो मतलब जेएमएम और कांग्रेस का नहीं है, मतलब जेएमएम वालों को जेएमएम वालों से भी खतरा है, कांग्रेस वालों को कांग्रेस वालों से भी खतरा है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि जेएमएम वालों को बीजेपी से खतरा नहीं है और कांग्रेस वालों को बीजेपी से भी खतरा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैं आपको पहले झारखंड विधानसभा में नई सरकार बनने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जो पहला सत्र हुआ था, याद कीजिए, योगेंद्र प्रसाद मंत्री थे, यही प्रदीप यादव थे। वही हमारी वाली खबर थी, पेयजल स्वच्छता विभाग का घोटाला संतोष कुमार वाला। योगेंद्र प्रसाद का छीछा लेकर कर दिया था प्रदीप यादव ने। कहा था 1 हफ्ते का समय दे रहा हूं, इसमें कीजिए, नहीं तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। ठीक है, वही सत्र में याद कीजिए, मथुरा प्रसाद महतो ने कहा था, अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, आप जवाब पूछ दे रहे हैं। दीपक बिरुआ को कहा था उन्होंने कि मैं क्या पूछ रहा हूँ, मेरे को सीधा सीधा जवाब दे दीजिए। याद करने के लिए सुदीप सोनू को आगे था ना, बात में सुदीप सोनू को आगे आना पड़ा था। यहाँ तक कि बाकायदा सुदीप सोनू और इरफान अंसारी के बीच में भिड़ंत भी हो गई थी कि बार बार खड़े हो जाता है सुदीप सोनू, था ना। उसके बाद दूसरा सत्र याद कीजिए, दूसरे सत्र में फिर से इरफान अंसारी और प्रदीप यादव के बीच में भिड़ंत हो गई। और फिर पिछला सत्र याद कीजिए, पिछले सत्र में तो एक जो दुमका का स्वास्थ्य केंद्र है जिसमें करोड़ों रुपए की चोरी की बात आ गई, जिसको लेकर के दिल्ली तक बात पहुंच गई। के राजू की तरफ से बाकायदा निर्देश दिया गया मंत्रियों को कि भाई साहब आपको क्लियर कट जवाब देना है, और विधायकों को, विधायक दल के नेता को ये निर्देश दिया गया कि अरे भाई छीछा लेकर करिए, लेकिन ऐसा भी मत कर दिए कि मंत्री जो है मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बिल्कुल। उसके बाद दूसरे दिन भी प्रदीप यादव जो है कई सवालों पर अपने ही मंत्री को घेरते हुए फिर से नजर आए थे, और उनका साफ स्पष्ट रहता है, खासकर प्रदीप यादव का, कि सवाल मेरे क्षेत्र से जुड़ा हुआ रहता है, राज्य के जनहित के मुद्दे रहते हैं, जिन मुद्दों पर जो अधिकारी, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो मंत्री को स्पष्ट रूप से जवाब लिखकर नहीं देते, और मंत्री जो गोल गोल जवाब देते, सीधा सीधा जवाब देना चाहिए। कार्रवाई हुई तो कितने लोगों पे हुई और आपने क्या कार्रवाई की, कार्रवाई के नाम पे आपने क्या 2 दिनों का निलंबन किया, निष्कासित किया, जांच कमेटी बैठाई,
कौन सी जांच कमेटी बैठे, जांच रिपोर्ट का क्या होगा, उनका स्पष्ट रूप से कहना रहता है प्रदीप यादव का। आज पूरे, क्योंकि ये 17 दिनों का ये कार्य दिवस, आप देखेंगे कि एक बार फिर से वही रवैया दिखेगा, क्योंकि मंत्री जो है स्पष्ट रूप से जवाब नहीं, जैसे आज का ही आप देखेंगे तो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी बोल रहे थे कि धान क्रय को लेकर जो लक्ष्य निर्धारण किए गए, वो लक्ष्य के तक जो है नहीं पहुंच पा रही है पार्टी, 40% ही सरकार पहुंच पाई है। तो उस पर उन्होंने कहा कि मार्च तक जो है सरकार धान खरीदती, लेकिन जो किसान है वो जनवरी महीने में ही धान बेच देती है। तो आखिर ये मार्च तक का आपने ओपन रखा है बिचौलियों के लिए। तो इस पर मंत्री इरफान अंसारी उठकर कहते हैं कि हम मार्च तक में पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आप देखिए, आप इस तरीके का आरोप मत लगाए। तो उन्होंने कहा कि भैया हम भी कह रहे हैं कि मार्च तक ही आप खरीद रहे हैं, लेकिन जनवरी में ही किसान बेच रहा है। 2 महीना सिर्फ बिचौलिए धान बेचेंगे, किसानों के खाते में पैसे नहीं जाएंगे, यही मैं बोल रहा हूँ। तो देखिए मंत्री क्या है कि कैसे मंत्री इरफान अंसारी जो सवालों को या तो सही से पढ़ते नहीं, क्योंकि देखिए सवालों का के जवाब अधिकारी लिख कर देते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए भी आपको पहले सवालों को समझना होगा, उसके बाद जो अधिकारी ने आपको जवाब दिया उसको समझना होगा। तब कैसे मंत्री हैं जिनको जानता हूं कि जवाब देने के लिए सदन की कार्रवाई से एक दिन पहले रात भर वो पढ़ते हैं कि भैया इसका जवाब क्या देना है। कैसे विधायक जयराम महतो कई बार कहते हैं कि भैया रात भर हम लोग पढ़ते हैं सवाल के लिए। बिल्कुल। अच्छा, मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ। चित्रंजन आरती आप लोगों को याद कीजिए, आज चंपाई सोरेन थे क्या विधानसभा में? नहीं थे। याद कीजिए चंपाई सोरेन का पिछला इंटरव्यू, मैंने उनसे पूछा था कि दादा आप जो है वो मतलब विधानसभा के सत्र में जाते क्यों नहीं? तो चंपाई सोरेन का जवाब बहुत अच्छा उन्होंने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि देखिए विधानसभा क्यों होता है कि हम सवाल रखेगा वहां पर, हम सवाल रखेगा, सरकार का मर्जी आता है तो जवाब देता है, मर्जी आता है तो जवाब नहीं देता है। विधानसभा की एक गरिमा हुआ करती थी कि भाई विधानसभा में सब सवाल आ गया है तो इसका तो अब समाधान होना चाहिए, इस होता है ना। लेकिन ऐसा वो है ही नहीं। आप याद कीजिए पिछले विधानसभा सत्र में सरयू राय ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था। उन्होंने कहा था कि मंत्री जवाब जो देते हैं अधिकारी उनको लिख करके देते हैं। ये अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स में अधिकारी गलत जवाब देते हैं, क्योंकि कई ऐसे पॉइंट्स उन्होंने सरयू राय ने बताए थे कि अधिकारियों के द्वारा मंत्रियों को गलत जवाब दिया गया है, मंत्रियों को इसमें क्रॉस करना चाहिए कि ये तुमने कैसे कर दी। पिछली बार जैसे 1 करोड़ रुपए की वो जो चोरी का मामला था स्वास्थ्य केंद्र में, तो इसको लेकर के फिर इरफान अंसारी ने कहा कि मैंने एनालिसिस किया है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाख रुपए की चोरी है। लेकिन फिर प्रदीप यादव ने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया कि भाई वहां पर एक्सरे मशीन थी, ये था वो था। तो अधिकारी गलत जवाब दे रहे। सरयू राय ने ये बात कहा था कि ये परिपाटी बहुत गलत है। आप मतलब एक मंत्री हैं तो मंत्री को क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए अधिकारियों से कि भाई ये ऐसे कैसे, ये ऐसे कैसे। और जब आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते, सिर्फ जो वो जवाब दे रहे हैं आप आकर के पढ़ देते हैं, तो फिर आप लाल फीताशाही के भाग हो जाता है, जिसको लाल फीताशाही कहते हैं। मैं आपको 3-4 ऐसे पॉइंट्स बताता हूँ आरती, जो विधानसभा में उठे लेकिन आज तक उन मुद्दों का कुछ नहीं हुआ। मैं 3-4 पॉइंट्स याद कीजिए। आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ एक सर्वदलीय कमेटी बनाने की बात थी। क्या आउटसोर्सिंग कंपनियों के खिलाफ कमेटी बनी? क्या हो गया समाधान? आउटसोर्सिंग पर कोई लगाम लगी? कुछ नहीं लगी। आप अभी जो धनबाद में विस्थापन हो रहा था उसके लिए एक कमेटी बनाने की बात थी कि वो कमेटी वहां पर जाएगी, उनके विस्थापन को देखेगी। क्या उसका समाधान हो गया? नहीं हुआ। सीएनटी एसपीटी जमीन को लेकर के जो जमीन की का जो गड़बड़ी हुई है, तमाम तरह की जो भूयरी जमीन, और इसके लिए एक विधानसभा की कमेटी बनी थी। क्या उस कमेटी ने क्या अपना समाधान कर दिया? कुछ नहीं किया। आप याद कीजिएगा बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर के एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में क्या किया? इसके अलावा आप देखिएगा कि सारंडा के लिए एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का क्या हुआ? विधानसभा की कमेटी बनी थी ना, हेलीकॉप्टर से जाके सारंडा के जंगलों में घूमे थे ना कि भाई यहाँ पर वन अभ्यारण्य बनाना है कि नहीं बनाना है, लोगों से मंतव्य लेंगे। उस कमेटी का क्या हुआ? तो कुल मिलाकर के विधानसभा की जो हैवीनेस थी, पहले एक डर था, अरे बाप रे विधानसभा में सत्र सवाल उठ गया, तो अब मतलब कांपने लगते थे। ये मतलब ये एक अधिकारी ने जवाब दे दिया, इन्होंने। बहुमत का मतलब कभी भी ये नहीं होता है। बहुमत का मतलब, अच्छा इसके लिए सत्ता पक्ष से ज्यादा दोषी विपक्ष है। सत्ता पक्ष से ज्यादा दोषी विपक्ष है, इसलिए क्योंकि विपक्ष की तरफ से आप देखिए कि मतलब विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो एकदम सदन में सवालों के माध्यम से खा जाए सरकार को।
विपक्ष के पास अब जो जो तस्वीरें अब तक समझ में आ रही हैं, पिछला भी आपने सत्र देखा, अब भी बस एक ही काम रह गया है कि या तो वो सदन के बाहर तख्तियों के साथ प्रदर्शन करेंगे या फिर सदन में वॉकआउट कर जाएंगे। आप आज की भी सदन की कार्रवाई हमने पूरी देखी है चित्रंजन, आपने देखा कि किसी भी विपक्ष के सदस्य ने खड़े होकर किसी को कोई काउंटर किया हो या कोई ऐसा शून्यकाल था या प्रश्नकाल था, कभी एक भी सवाल ऐसे नहीं आए जिस पर सरकार को घेरा गया हो। सरकार को घेरा किसने? सरकार के ही लोगों ने वही घेरा और जवाब सिर्फ कब आता है? नीरा यादव खड़ी होती है सिर्फ इस मसले पर बोलने के लिए कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर जो केंद्र की तरफ से नए नियम आए हैं, धन्यवाद प्रस्ताव में जब हेमलाल मुर्मू बोल रहे थे उस वक्त वो खड़ी होती हैं, तो इस पर बोलते हैं। लेकिन जो जनता से वाकई जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कोई कुछ बोलता ही नहीं। ऐसा लगता नहीं कि मतलब विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, सारा काम तो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं, विधायक हैं, चाहे वो जेएमएम कांग्रेस के बीच का टशन हो या कांग्रेस कांग्रेस में टशन हो या जेएमएम जेएमएम में टशन हो, वो कमी तो सत्ता पक्ष ही पूरी कर रहा है, फिर जरूरत क्या है विपक्ष की? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जो अभिषेक ने कहा या फिर जो आपने कहा, देखिए पहले क्या होता था, अगर विधानसभा के पटल पर कोई भी बात आ गया और वो रिकॉर्डेड हो गया, अगर वो विधानसभा अध्यक्ष ने उसे डिलीट नहीं कराया तो वो एविडेंस के तौर पे माना जाता था, और अधिकारी अगर गलत जवाब देते थे तो उन पर कार्रवाई होती थी। सरकार किसी की भी हो, जेएमएम की रही हो, कांग्रेस बीजेपी किसी की, उन पर कार्रवाई होती थी। लेकिन कुछ वर्षों से ये चला, एक सिस्टम बन गया कि अधिकारियों को कोई नहीं पूछता, कोई फटकार भी नहीं, जबकि सदन से विधानसभा अध्यक्ष फटकार लगाते थे, मुख्यमंत्री फटकार लगाते थे कि कैसे जवाब गलत आ गया। ना सिर्फ झारखंड विधानसभा बल्कि लोकसभा और विधानसभा, लोक भवन में, लोक और राज्यसभा में भी आपको यही तस्वीरें दिखी, यानी कि अधिकारी अब हावी हो गया, अधिकारी अब बचते हुए नजर आते। दूसरी बात, चंपई सोरेन, देखिए चंपई सोरेन जो है वो जानते हैं कि सदन, आज जो बात आपने कही पहले उसका बोल लो, बाबूलाल या विपक्ष का, तो देखिए विपक्ष की सारी बातों का आज कंक्लूजन जो है बाबूलाल मरांडी ने कहा, और जिसका आपने कहा कि जो कमेटियां बनती है तो उसका जिक्र बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि 2025 के अभिभाषण, राज्यपाल के अभिभाषण को आप उठा ले तो वो कॉपी और पेस्ट है 2026 का भी, यानी कि 2025 में जो वादे आपने किए थे, जो काम आपने कहा था कि 2025 में मैं करूंगा, वो काम आपने नहीं किए, तब जाके 2026 में भी उन्हीं बातों का जिक्र है। ये बात जो आपने भी कहा कि जो कमेटियां बनती है, जांच या फिर जांच कमेटी बनती है, उसका क्या होता है, तो सिर्फ जांच एक आईवास है, जिसे आईवास कहा जाता है कि हम भाई काम कर रहे दिखावे का। लेकिन इसी को लेकर आज बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि दिखावे के लिए नहीं बल्कि राज्य हित के लिए, जिसके लिए राज्य का गठन हुआ, जिसके लिए राज्य अलग, और इसकी लड़ाई वर्तमान के नेता साथ साथ शिबू सोरेन ने भी लड़ा, जिसको लेकर भी बाबूलाल मरांडी ने कहा कि जिसके आप इतना गुणगान जयकारा करते हैं शिबू सोरेन, आखिर उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए तो कम से कम उनके मूल्यों पर आप राजनीति करें। तो देखिए आजकल, आज के दौर पे जो मूल्य राजनीति जो होती है उस पर तो गिरावट जरूर आए, चाहे वो लोकसभा की बात कर ले, राज्यसभा या विधानसभा। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप देखिए, अब जैसे जेपीएससी में कट ऑफ का मामला, एज कट ऑफ का मामला, ये मुद्दा विपक्ष द्वारा उठाया जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये मुद्दा झारखंड विधानसभा में विपक्ष द्वारा उठाया जाना चाहिए था। विपक्ष के पास बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर उसको सोशल मीडिया पर जिन मुद्दों को पोस्ट करते हैं, उन मुद्दों को आप विधानसभा में क्यों नहीं उठाते? हाथियों का जो आतंक है, इसको लेकर के वन विभाग का कोई स्पष्ट कुछ नहीं है। मांडू विधायक वही मैं कह रहा हूं, सदन के बाहर ही वो इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन सदन के अंदर वही फिर मैं वो कह रहा हूं कि ये मुद्दा, आप सोचिए, एक हाथियों का ये मामला है, छात्रवृत्ति का मामला, छात्रवृत्ति का मामला आपको उठाना चाहिए, आप क्यों नहीं उठा? कानून व्यवस्था का मामला है। मतलब जेएमएम विधायक उठा रहे हैं वो मुद्दा, छात्रवृत्ति का, अनुदान का, ये सारे मुद्दे सरकार में जो शामिल है वो उठा रहे हैं। स्वेटर, आप गर्मी में स्वेटर बांटेंगे तो ये सब मुद्दा आखिर विपक्ष नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? तो बात ऐसी है कि आपका विपक्ष अपने मुद्दों को चुन करके बैठा हुआ है, उसको हिंदू मुसलमान से जुड़े मुद्दे उठाने हैं, उसको उठाने हैं वो मुद्दे जिन मुद्दों को लेकर के उसकी राजनीति। चूंकि क्या होता है कि हमारे विपक्ष की एक मजबूरी, बहुत बड़ी मजबूरी है, घोटाला भ्रष्टाचार का मुद्दा जैसे ही वो ऐसा करता, 3 उंगली इसके खुद की तरफ आ जाती है। एक चीज हमको याद आ जाता है, जैसे कुछ दिन पहले भी हम आरती डिस्कस कर रहे थे इस खबर कि बीजेपी इन मुद्दों पर, हमने कहा कि कुछ वक्त पहले भी मैं कह रहा था कि सरकार में डायरेक्ट हिट विपक्ष की तरफ से जेएमएम पर नहीं होता, मानो ऐसा दिखावा किया जाता है कि सरकार में मुख्य भूमिका पर कांग्रेस हो। और देखिए आदित्य साहू के प्रदेश, आपने कहा ना
तो क्योंकि एक प्रदेश के नेता से बातचीत हो रही थी, वो कह रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष इसलिए आदित्य साहू को बनाए ताकि एक सॉफ्ट कॉर्नर जेएमएम को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा जाए। यानी तो आपने जो अभी कहा कि आखिर विपक्ष की भूमिका क्या है, तो ये बात हिट हो गई कि आखिर विपक्ष की भूमिका क्या है। जबकि विपक्ष की भूमिका देखिए, विपक्ष राहुल एक सदन में आप देखेंगे दिल्ली के सदन में कि विपक्ष की लड़ाई राहुल गांधी लगातार लड़ रहे, कुछ मुद्दों को लेकर लगातार वो उठा रहे। लेकिन जैसे ही झारखंड आप आएंगे तो मुद्दे कई हैं जो आज बाबूलाल मरांडी ने जो सदन में आज जो बातें कही, वो कई महत्वपूर्ण मुद्दे उन्होंने उठाए, लेकिन विपक्ष उस पर एकजुट है। विपक्ष के नेताओं में उस पर कई धारा है, चाहे वो चंपई सोरेन हो, बाबूलाल मरांडी हो, अर्जुन मुंडा, मतलब उस जैसे चंपई सोरेन सदन में नहीं आते, वो जानते हैं कि सरकार को ज्यादा कि कैसे बोलेंगे वो, और बोलने के लिए भी समय की भी पाबंदी होती है, एक लिमिटेशन होता है हर दल का। तो कई कारण विपक्ष में बिखराव बहुत है, जिसके कारण विपक्ष की भूमिका सदन के अंदर या सदन के बाहर नहीं दिखती। कुल मिलाकर ये है कि देखिए, विपक्ष अगर ना भी रहे तो भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है सदन में, क्योंकि विपक्ष की पूरी भूमिका सत्ता पक्ष के विधायक ही निभाते नजर आते हैं। और ये आपको तो ये भी आज दूसरे दिन की तस्वीर आपने देखी है, पूरे 17 दिन का कार्य दिवस है इस बार बजट सत्र में। कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, उसके बाद 24 तारीख को बजट आने वाला है, लेकिन इन पूरे बाकी जो 15 दिन बचे हैं इसमें और भी बहुत सारी तस्वीरें आएंगी, और बहुत सारी तो ऐसा लगेगा कि आप एक्शन रिप्ले देख रहे हैं, यही आपको देखने को मिलेगा। बहरहाल दूसरे दिन की कार्रवाई का सार यही रहा कि विपक्ष तो अपनी जगह पे बैठा रहा, लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर किसी ने अदा की तो सरकार में बैठे विधायकों ने, सत्ता पक्ष के विधायकों ने। और भी आगे की तस्वीर दिखाएंगे, फिलहाल नमस्कार, जोहार।